विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने क्रय प्रतिफल के निर्धारण, उसके भुगतान और कंपनी की बुक्स में व्यापार क्रय के संबंध में लेखांकन तथा यदि पुरानी बुक्स कंपनी कंटिन्यू रखती है तो उस दशा में लेखांकन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज अपन इस बात की डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे कि यदि कंपनी द्वारा विक्रेता के प्रतिनिधि के रूप में उसके देनदारों से राशि वसूल करने और लेनदारों को भुगतान करने संबंधी कार्य किए जाते हैं तो ऐसी दशा में लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है, अर्थात एजेंसी सर्विस बाय द कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ वेंडर्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। और ये परिस्थिति तभी पैदा होती है जबकि कंपनी ने विक्रेता के देनदारों और लेनदारों को नहीं लिया है। तो विक्रेता फर्म के व्यापार को खरीदते समय कंपनी उसके देनदारों और लेनदारों को नहीं लेती है, परंतु विक्रेता की सुविधा के लिए उसके देनदारों से राशि वसूल करने और लेनदारों को भुगतान करने का दायित्व कुछ पारिश्रमिक के बदले स्वीकार कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में लेखांकन करने की कंपनी के यहाँ दो विधियां प्रचलित है। पहली विधि को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि और दूसरी विधि को वैकल्पिक विधि। अकाउंटिंग किसी विधि से की जाए, नेट रिजल्ट वही आता है, इसलिए विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार जब तक कि प्रश्न में कोई स्पष्ट विधि का नाम न दिया हो किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत जो लेखांकन है उसको अपन समझते हैं। सबसे पहले विक्रेता के देनदारों को इस विधि में कंपनी अपनी बहियों में शामिल करती है तो उस दशा में एंट्री करती है वेंडर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। ध्यान रखिएगा, केवल डेटर्स नहीं, वेंडर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट बीइंग वेंडर डेटर्स टेकन इनटू अकाउंट्स। इसी तरह दूसरी एंट्री विक्रेता के लेनदारों को अपनी बहियों में शामिल करने की होती है तो वो एंट्री होगी वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर क्रेडिटर्स अकाउंट बीइंग वेंडर क्रेडिटर्स टेकन इनटू अकाउंट। इसके बाद तीसरी एंट्री होती है विक्रेता के देनदारों से राशि वसूल होने पर। तो राशि वसूल होने पर एंट्री होगी जितना पैसा वसूल होगा कैश अकाउंट डेबिट, और जितना वसूल नहीं होगा वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और टोटल जितने डेटर्स हैं टू वेंडर डेटर्स आ जाएगा। तो ध्यान रहे कैश अकाउंट में डेबिट जो एक्चुअल में अमाउंट रिसीव्ड होता है उससे होती है। वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट किससे होता है, जितना डिस्काउंट दिया गया है या डूब गए हैं या वसूली के खर्चे हैं वो सब इसमें डेबिट हो जाते हैं। और डेटर्स पूरे अर्थात वेंडर डेटर्स को पूरे अमाउंट से जितना डेबिट हुआ है उतना ही क्रेडिट कर लिया जाता है बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर डेटर्स। इसके बाद लेनदारों को भुगतान करने की प्रविष्टि होगी। विक्रेता के लेनदारों को जब चुकाते हैं अपन तो एंट्री होगी वेंडर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, जितना एक्चुअल पेमेंट इनको अपन करते हैं वास्तव में। उसके बाद टू कैश और टू वेंडर सस्पेंस, जितना पेमेंट होगा वो कैश में और जो डिस्काउंट रिसीव होगा वेंडर सस्पेंस में बीइंग अमाउंट पेड टू वेंडर क्रेडिटर्स। कई बार ऐसा भी होता है कि बुक्स में कोई दायित्व लिखा हुआ ही नहीं होता और व्यापार खरीदने के बाद जो लेनदार होता है वो पैसे मांगने आ जाता है। तो ऐसी दशा में यदि पुस्तकों में न लिखा हुआ विक्रेता का दायित्व क्रेता कंपनी को चुकाना पड़े तो उस दशा में भी उसे प्रविष्टि करनी पड़ती है। तो वो प्रविष्टि करेगी
vendor's suspense account debit to cash being paid to unaccounted vendor creditors। उसके बाद अगली परिस्थिति बनती है विक्रेता की बहियों में अपलिखित देनदार जो हैं, मतलब जिन देनदारों को पूर्णतः अपलिखित कर दिया गया है, अर्थात बुक्स में वो नहीं दिखाए गए हैं, उनसे कोई भुगतान प्राप्त हो जाता है कंपनी को। जैसे अपन ने 5वीं परिस्थिति में देखा कि कोई बुक्स में लेनदार नहीं और उनको भुगतान करना पड़ता है, वैसा कोई देनदार भी आ जाए जो कि कंपनी ने एज ए बैड राइट ऑफ कर दिया था, बुक्स में वो नहीं है पर उनसे भुगतान प्राप्त हो जाए, तो उसकी क्या एंट्री होगी? तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनअकाउंटेड वेंडर डेटर्स। ये सारी एंट्रियां करने के बाद चूंकि कंपनी देनदारों से वसूली, लेनदारों को भुगतान करने का काम करती है, तो उसके बदले जो समझौते में लिखा हुआ होता है उतना कमीशन उसको प्राप्त होता है। तो कंपनी द्वारा जो कमीशन अर्जित किया जाता है उसके लिए प्रविष्टि होती है वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन बीइंग कमीशन या रेमुनरेशन फॉर एजेंसी सर्विस ड्यू। उसके बाद विक्रेताओं का हिसाब चुकता करने पर प्रविष्टियां करनी पड़ती है। तो यदि विक्रेता का क्रेडिट का अर्थात जमा का शेष रहता है तो अपने को उसे भुगतान करना पड़ता है। तो उस दशा में एंट्री होती है वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग पेड टू वेंडर अगेंस्ट अकाउंट। और यदि विक्रेताओं को अंतिम रूप से कुछ भुगतान करने की बजाय उनसे भुगतान प्राप्त करना होता है, तो ऐसी दशा में एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस बीइंग अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट अकाउंट ऑफ वेंडर्स। तो ये तो पहला मेथड हो गया जिसको अपन डिटेल्ड मेथड कहते हैं, जिसमें हर चीज की पूरी विस्तृत प्रविष्टि होती है। एक है वैकल्पिक विधि, अल्टरनेटिव मेथड। हमारे विद्यार्थी और ज्यादातर विद्वान लोग भी यही मेथड काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है कि विक्रेताओं के देनदार और लेनदारों को बहियों में लेने के संबंध में कोई एंट्री की नहीं जाती। जैसे अपन ने पहले मेथड में समझी थी, 2 एंट्रियां थी, लेने की और लेनदारों को बुक्स में लेने की, लेनदारों को वेंडर के लेनदारों को बुक्स में लेने की। वो एंट्रियां इस विधि में की नहीं जाती हैं। केवल विक्रेता के देनदारों से जो राशि वसूल होती है उसकी एंट्री होती है, विक्रेता के लेनदारों को भुगतान करते हैं उसकी एंट्री होती है, कमीशन अर्जित करने की एंट्री होती है, और अंतिम रूप से भुगतान लेना है या देना है उसकी एंट्री होती है, और कोई एंट्री नहीं होती। तो कुल मिला के पहली एंट्री जो होगी वो विक्रेता के देनदारों से राशि वसूल होने की होगी। वही सिंपल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर डेटर्स। यहाँ बिल्कुल ही कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि छूट कितनी है, कि डिपॉजिट कितने हैं, कि वसूली के खर्चे, कुछ नहीं। जो नेट रियलाइज हुआ है उससे ही एंट्री हो जाती है, बस कोई झंझट नहीं दूसरी। और दूसरी एंट्री होती है विक्रेता के जो लेनदार है उनको भुगतान करने की। वो भी जो शुद्ध भुगतान होता है उनको, उसकी ही एंट्री होती है, और वो एंट्री होती है वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग पेड टू वेंडर क्रेडिटर्स। जो एक्चुअल पेमेंट होता है, बुक वैल्यू से ज्यादा हो कम हो जो भी हो, केवल यही एंट्री होती है। अब आप कहोगे कि जो बुक्स में नहीं है उनसे राशि वसूल हुई, तो अभी वो पहली एंट्री जो अपन ने की वैसी एंट्री हो जाएगी। कोई बुक्स में नहीं उनको भुगतान किया तो दूसरी एंट्री की वैसे, मतलब प्राप्त होने की और भुगतान की, मतलब देनदार कैसे भी हैं, चाहे बुक्स में है नहीं है, एक्चुअल रिसीव्ड जो होगा उससे एंट्री होगी, लेनदार एक्चुअल पेमेंट जो होगा उससे एंट्री होगी। तो वापस बोल रहा हूँ, फर्स्ट एंट्री होगी देनदार विक्रेता के देनदारों से शुद्ध राशि वसूल होने की, कैश अकाउंट डेबिट टू वेंडर एडजस्टमेंट, और विक्रेता के लेनदारों को भुगतान करने की जो एक्चुअल पेमेंट हो रहा है उससे होगी वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और तीसरी एंट्री होगी
कंपनी द्वारा जो कमीशन अर्जित किया जाता है वो ड्यू होने पर वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट बीइंग कमीशन फॉर एजेंसी सर्विस ड्यू। कुछ लोग इसको रेम्यूनरेशन भी लिखते हैं। आगे अगली एंट्री होती है कि यदि विक्रेताओं को पेमेंट करना है, उनका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो शुद्ध जितनी राशि का भुगतान करना है वो वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करके कर दिया जाता है बीइंग पेड अगेंस्ट अकाउंट। और यदि भुगतान नहीं करके उनसे वसूली करनी है तो अंतिम रूप से विक्रेता द्वारा कंपनी को कुछ राशि चुकानी हो तो उसकी एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू वेंडर एडजस्टमेंट, मतलब ये अपन ने विक्रेता से वसूल कर ली बीइंग रिसीव्ड अगेंस्ट अकाउंट। अब इस संबंध में एक उदाहरण लेके आपको समझाते हैं कि इसका अकाउंटिंग कैसे होता है। तो उदाहरण नंबर 7 जो है वो इससे संबंधित है, अपन डिस्कस करते हैं। 1 अप्रैल 2019 को एक कंपनी ने एक विक्रेता से कुछ संपत्तियां खरीदी। कंपनी ने उसके ऋणों की वसूली और लेनदारों के भुगतान का दायित्व भी लिया। देनदार व लेनदार क्रमशः 1,30,000 रुपये और 30,000 रुपये के थे। कमीशन की राशि वसूली पर 3% और भुगतान पर 1% तय हुई। देनदारों से 1,20,000 वसूले हुए और लेनदारों को 28,500 रुपये का भुगतान किया गया। विक्रेता को 50,000 रुपये के 9% ऋण पत्रों में 95 रुपये के आधार पर तथा शेष राशि रोकड़ में प्राप्त हुए। इसके लिए आपको अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले एंट्री होगी, अपन अल्टरनेटिव मेथड से ही करते हैं, आसान रहता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर एडजस्टमेंट बीइंग रियलाइजेशन फ्रॉम वेंडर डेटर्स। तो वसूली हुई है 1,20,000 की। देनदारों से, विक्रेता के देनदारों से राशि वसूल होने की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर एडजस्टमेंट बीइंग रियलाइजेशन फ्रॉम वेंडर डेटर्स 1,20,000। दूसरी एंट्री होगी विक्रेता के लेनदारों को भुगतान करने की, जो कि 28,500 रुपये हैं। तो एंट्री हो जाएगी वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 28,500 बीइंग पेड टू वेंडर क्रेडिटर्स। अब देखिए कमीशन की गणना अपने को करनी है। तो कमीशन कहा गया है कि वसूली पर तो 3% है और भुगतान पर 1% है। वसूली हुई है 1,20,000, उसका 3% हो जाएगा 3,600 और भुगतान हुआ है 28,500, तो उसका 1% हो जाएगा 285। तो टोटल 3,600 प्लस 285, तो 3,885 रुपये कमीशन बना। तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन 3,885 बीइंग कमीशन एडजस्टेड अगेंस्ट एजेंसी सर्विस। उसके बाद अब देखिए कि वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट तो हुए 1,20,000 और डेबिट हुए 28,500 और 3,885, मतलब 32,385। तो बैलेंस रह गया 87,615। तो 87,615 का अपने को भुगतान करना है। और भुगतान के लिए कुछ नहीं लिखा होता तो अपन सीधा ही वेंडर एडजस्टमेंट डेबिट टू बैंक कर देते, परंतु यहाँ सूचना दी हुई है कि विक्रेताओं को 50,000 रुपये के 9% ऋण पत्रों में 95 रुपये के आधार पर दिए गए। इसका मतलब होता है कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो 100 रुपये उसकी वैल्यू जिसकी ऋण पत्र की है वो 95 रुपये में दिया गया है, मीन्स 5% डिस्काउंट पे इश्यू किए गए हैं।
तो इसका मतलब है कि वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा 87,615 जो बैलेंस आ रहा है खाते का, अभी मैंने बताया। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट होगा 50,000 का 5%। तो 50,000 का 5% 2,500, क्योंकि 95 रुपये के आधार पर इश्यू किया गया है, तो मान के चलते हैं कि 100 का है, उसको 95 में इश्यू किया गया है, क्योंकि ये रुपए में दिए हुए हैं। तो 50,000 रुपये का 5% 2,500 डिस्काउंट में डेबिट हो जाएगा, और 9% डिवेंचर हो जाएगा 50,000, और रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा अर्थात 87,615 प्लस 2,500, तो ये हो गए 90,115। तो अब पीछे बच गए 90,115 में से 50,000 गए, तो 40,115 का पेमेंट हो जाएगा। तो एंट्री हो गई हमारी वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 87,615, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 2,500, टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 50,000, टू बैंक अकाउंट 40,115, बीइंग डिवेंचर्स issued to vendor against account at a discount and remaining amount paid in cash। तो ये हुआ हमारा एजेंसी सर्विस का एग्जाम्पल। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे विक्रेता द्वारा आश्वासन, गारंटी बाय द वेंडर। तो गारंटी बाय द वेंडर या विक्रेता द्वारा आश्वासन क्या है कि व्यापार के क्रय विक्रय संबंधी समझौते के अंतर्गत विक्रेता द्वारा क्रेता कंपनी को जो आश्वासन दिए जाते हैं वो निम्न 3 चीजों के संबंध में हो सकते हैं। नंबर 1, कंपनी द्वारा जो देनदार लिए गए हैं, यदि कंपनी ले लेती है देनदारों को, तो उनसे न्यूनतम कितनी राशि प्राप्त होगी उस संबंध में आश्वासन होता है कि कम से कम देनदारों से इतने राशि तो या इतने रुपए तो वसूल हो ही जाएंगे। दूसरा आश्वासन होता है कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए विक्रेता के लेनदारों को भुगतान के संबंध में, अर्थात कंपनी द्वारा जो लेनदार विक्रेता कंपनी के लिए गए हैं उन्हें जितनी देय राशि है उसके संबंध में वो आश्वासन देता है कि इन बुक वैल्यू से ज़्यादा भुगतान नहीं करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। और इसी तरह से तीसरा आश्वासन जो दिया जाता है विक्रेता कंपनी द्वारा या विक्रेता द्वारा वो ये है कि व्यापार के प्रारंभिक वर्षों में कंपनी द्वारा इतने लाभ तो कमाए ही जाएंगे कि वो अपने अंशधारियों को एक सर्टेन परसेंटेज के रूप में डिविडेंड वितरित कर सके। तो अपने आश्वासनों की पूर्ति के लिए विक्रेता व्यापार के क्रय प्रतिफल परचेज कंसिडरेशन में से कुछ भाग का भुगतान लेना स्थगित कर देता है या स्थगित रखता है, तथा आश्वासन की अवधि तक कंपनी के अंशधारी के रूप में यदि क्रय प्रतिफल में उसे अंश मिले हों तो अंशधारी के रूप में जो लाभांश भी उसको मिलता है वो लेना स्थगित रख सकता है। तो ये सब अमाउंट गारंटी के रूप में वो कंपनी के पास छोड़ सकता है। इन्हें विक्रेता के आश्वासन खाते में जमा कर दिया जाता है। जो वो राशि भुगतान के रूप में लेना स्थगित करता है वो भी वेंडर गारंटी अकाउंट में जमा कर दी जाती है, और यदि उसको परचेज कंसिडरेशन के अगेंस्ट में शेयर्स इशू किए गए हैं तो उन पे जो डिविडेंड है वो भी उसको पे नहीं किया जाता, वो रोक दिया जाता है और वेंडर गारंटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कंपनी द्वारा विक्रेता के देनदारों की वसूली की जाती है और आश्वासन से जितनी राशि कम प्राप्त होती है उसे विक्रेता के आश्वासन खाते में नाम कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है। इसी तरह विक्रेता के लेनदारों को
जितनी राशि देई है उससे जितनी अधिक राशि चुकाई जाती है तो उसे भी विक्रेता के आश्वासन खाते में डेबिट कर दिया जाता है। इसी प्रकार आश्वासन की अवधि में एक्चुअल प्रॉफिट्स, वास्तविक लाभ, जो आश्वस्त लाभ है, उन कंपनी ने, जो विक्रेता ने कहा है कम से कम इतना % तो आप कमा ही लोगे या इतना तो कमा लोगे अपनी पूंजी पर, इतना % डिविडेंड दे सको, तो वो कहलाते हैं आश्वस्त लाभ। तो वास्तविक लाभ आश्वस्त लाभ से एस्टिमेटेड, जो एश्योर्ड किया गया है, उस लाभ से जितना कम हो उस अमाउंट को भी वेंडर गारंटी अकाउंट को डेबिट करके उससे वसूल किया जाता है। और आश्वासन की अवधि के अंतिम वर्ष में कंपनी तथा विक्रेता के बीच जो भी लेन देन हो उसका अंतिम भुगतान प्राप्त कर लिया जाता है या चुका दिया जाता है। तो इसके संबंध में लेखांकन कैसे होगा उसको अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो क्रय प्रतिफल है उसका जब अपन भुगतान करते हैं तो उसके संबंध में जितनी राशि क्रय प्रतिफल के भुगतान में से वेंडर गारंटी के लिए रोक ली जाती है तो उस राशि से अपन प्रविष्टि करते हैं। जितनी राशि रोकी जाती है उस राशि के लिए प्रविष्टि की जाती है। तो नॉर्मली वेंडर अकाउंट डेबिट टू वेंडर गारंटी, सिंपल एंट्री तो ये हो जाती है, बीइंग गारंटी अमाउंट रिटेन फ्रॉम परचेज कंसिडरेशन। परंतु मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अपन जब व्यापार खरीदते हैं उस वक्त पहली एंट्री होती है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। उसके बाद दूसरी एंट्री होती है जो संपत्तियां लेती है कंपनी, ऑल द रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज। अब गुडविल कैपिटल रिजर्व हो तो वो डेबिट क्रेडिट हो जाता है। तीसरी एंट्री होती है भुगतान की। भुगतान की एंट्री में जितना आश्वासन दिया है रोकने का उसके लिए उतना पैसा रोक के बचा हुआ भुगतान किया जाता है। तो एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट। और शेयर्स दें तो टू शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस जो भी हो, डिवेंचर दें टू डिवेंचर, रोकड़ दें तो टू बैंक, और जितनी राशि वेंडर को गारंटी के रूप में छोड़नी हो टू वेंडर गारंटी, उसके साथ ही ये कंबाइंड एंट्री होती है। तो ये ध्यान रखना है, ताकि क्या है कि ये कोई अलग पोर्शन नहीं है, उसी पोर्शन का हिस्सा है, इसलिए मैंने उसके साथ समझा दिया आपको। इसके बाद में अगली एंट्री देनदारों से जो निर्धारित राशि है उससे कम राशि प्राप्त होने पर क्या एंट्री होगी। तो पहली तो हुई कई प्रतिफल के आश्वासन के लिए जो राशि रखी उसकी। दूसरी हुई देनदारों से राशि यदि कम प्राप्त हुई है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, वेंडर गारंटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बीइंग शॉर्टफॉल इन रियलाइजेशन ऑफ डेटर्स एडजस्टेड। कहने का मतलब है मान लो देनदार 10,000 के हैं, उस पर 1,000 का प्रोविजन है और कंपनी ने आश्वासन दिया है कि कम से कम देनदारों से 9,000 तो प्राप्त हो ही जाएंगे, और मान लो 8,500 ही वसूल हुए। तो इस दशा में ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 8,500, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1,000 और वेंडर गारंटी अकाउंट डेबिट 500 जो शॉर्टफॉल है, और टू डेटर्स हो जाएगी 10,000। ये उदाहरण देके मैंने समझा दिया। तो कुल मिला के एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, वेंडर गारंटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। उसके बाद जब लेनदारों को भुगतान करते हैं और जितना आश्वासन है उससे अधिक भुगतान करना पड़ता है तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, जो भी गारंटेड अमाउंट है,
और उससे जितना ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है उस आधी की राशि से वेंडर गारंटी अकाउंट डेबिट, और टू बैंक बीइंग पेड टू क्रेडिटर्स इन एक्सेस ऑफ गारंटीड अमाउंट। यहाँ पर भी उदाहरण ले लें, मान लो लेनदार है 10,000 और कंपनी ने कहा है, विक्रेता कंपनी ने, भाई जितने बुक्स में लिखे हुए हैं उससे अधिक भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अब एक्चुअल भुगतान मान लो 11,000 करना पड़े, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000, वेंडर गारंटी अकाउंट डेबिट 1,000, टू बैंक 11,000। इसके बाद लेते हैं लाभांश हेतु लाभ यदि कम रह जाए। कम रहने का मतलब है कि कंपनी, जो विक्रेता वाली कंपनी है या वेंडर है, उसने कहा कि आपकी निर्गमित पूंजी पर कम से कम आप 10% लाभांश दे सकोगे, और निर्गमित पूंजी है 1,00,000 रुपये, तो 1,00,000 पे 10% देना है तो 10,000 होता है। तो ये उसने गारंटी दी और आपके लाभ हुआ 8,000, तो 2,000 कम पड़ गया, तो 2,000 वेंडर गारंटी से वसूल होगा। तो एंट्री हो जाएगी वेंडर गारंटी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग शॉर्टफॉल इन द रेट ऑफ डिविडेंड ट्रांसफर्ड। तो यदि लाभांश देने के लिए लाभ कम नहीं है, पर्याप्त है, मान लो आपको 10,000 चाहिए और 12,000 लाभ अर्जित कर लिया, तो ये एंट्री नहीं होगी। अब लाभांश चुकाती है जब कंपनी, तब एंट्री क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं। लाभांश चुकाती है कंपनी तो एंट्री करेगी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू वेंडर गारंटी। जैसा अपन ने थियोरी में समझा था कि विक्रेता को अपन कुछ शेयर्स इश्यू करते हैं पीसी के अगेंस्ट, परचेज कंसिडरेशन के अगेंस्ट, तो उसमें भी जितने शेयर विक्रेता को अपन ने इश्यू किया उस पर भी अपने को डिविडेंड देना पड़ता है, परंतु गारंटी पीरियड में उसको डिविडेंड भुगतान नहीं करते, उसका डिविडेंड वेंडर गारंटी अकाउंट में जमा कर लेते हैं। तो एंट्री हुई हमारी डिविडेंड अकाउंट डेबिट, जितना डिविडेंड बनाया था, जितने शेयर्स कंपनी ने टोटल इश्यू किए हैं, जिसमें विक्रेता और दूसरे सब लोग शामिल है, टोटल जितने इश्यू हैं उस पर जितना डिविडेंड पे करना है वो डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो आउटसाइड शेयर होल्डर्स हैं, अदर शेयर होल्डर हैं, उनको भुगतान हो जाएगा टू बैंक, और टू वेंडर गारंटी, जितने वेंडर के पास शेयर्स हैं उस पर जितना डिविडेंड ड्यू बनता है वो वेंडर गारंटी में जमा हो जाएगा। बीइंग डिविडेंड पेड एंड रिटेन्ड द शेयर ऑफ वेंडर। इसके बाद ये एंट्री चलती रहती है जितने सालों तक गारंटी है। तो लेनदारों से वसूली, लेनदारों का भुगतान जैसे ही खत्म हो जाएगा तो उसकी एंट्री नहीं होगी, प्रॉफिट कम पड़ेगा तो एंट्री हो जाएगी, डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो एंट्री हो जाएगी, भुगतान होगा एंट्री हो जाएगी। अंत में आश्वासन की अवधि जब समाप्त होती है तो वेंडर गारंटी अकाउंट में बैलेंस कौन सा है वो देखा जाता है। यदि डेबिट बैलेंस है तो वेंडर से वसूल किया जाता है, क्रेडिट बैलेंस है तो भुगतान किया जाता है। तो अपन मान के चलते हैं कि क्रेडिट बैलेंस ही होगा, तो आश्वासन की अवधि समाप्त होने पर यदि आश्वासन खाते में जमा का शेष है, मतलब अपने को उसे देना है, तो एंट्री हो जाएगी वेंडर गारंटी अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग पेड टू वेंडर अगेंस्ट अकाउंट। और मान लो डेबिट बैलेंस हो गया, अपने को वसूल करना है, तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर गारंटी। इसके साथ ही ये व्यापार क्रय का एक भाग पूरा हो गया। अब अपन डिस्कस करेंगे समामेलन से पूर्व का लाभ। तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मैं भेज दूंगा, आप उसको पूरा ढंग से देख लेना, सॉल्यूशन को। कोई भी दिक्कत आए वापस फोन करके पूछ लेना।